जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और COP27 के सम्मेलन में क्या बड़ी बातें कही गई हैं। पेश है खास रिपोर्ट। बढ़ रही है दुनिया, युद्ध की तुलना में 3 गुना अधिक विनाशकारी। धरती की मानवता खतरे में है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ये चेतावनी है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की। जलवायु परिवर्तन और उससे हो रहे विनाशकारी परिणाम एक हकीकत है। विनाश की तरफ बढ़ते कदमों की आहट को पहचानना होगा और फिर युद्ध स्तर पर काम भी करने होंगे। इस बार COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा रहा। गुटेरेस ने कहा कि युद्ध की तुलना में जलवायु परिवर्तन 3 गुना अधिक विनाशकारी और घातक है। धरती को बचाने का वक्त यही है। जलवायु परिवर्तन आपदाओं को बढ़ा रहा है। अपने को विकसित और समृद्धशाली कहने वाले देशों की स्थिति सबसे बुरी है। दुनिया के विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे आगे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन सबसे आगे है। अमेरिका 27 देशों से ज्यादा उत्सर्जन करता है। COP27 सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भाग लिया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाने की वकालत की है। मानव सभ्यता इस समय बड़े संकट में है। भारत दुनिया को क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर रास्ता दिखा रहा है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश जलवायु परिवर्तन की लापरवाही दुनिया के लिए घातक है। भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर पहले से ही प्रयास करता रहा है। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर देश के हर नागरिक को जोड़ने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन की शुरुआत की थी ताकि पर्यावरण के प्रति हर नागरिक को जागरूक किया जा सके और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाया जा सके। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। मिशन लाइफ जलवायु संकट में लड़ने में मदद करेगा। लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। G20 देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, भुखमरी, खाद्यान्न उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती भुखमरी से कुपोषण जैसी समस्या को और बढ़ावा मिलेगा। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। बढ़ता तापमान चुनौती बना रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से बर्फ पिघलने से कुछ वर्ष तो गंगा, यमुना समेत हिमालयी नदियों में पानी रहेगा, पर बाद में घटना शुरू हो जाएगा जो कि जल संकट का बड़ा कारण बनेगा। हिमालयन क्षेत्र में हर साल 10 मीटर तक स्नो लाइन कवर पीछे खिसक रही है, जो कि एक बड़ी चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो 2030 ही नहीं 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के जो लक्ष्य तय किया गया, और इसमें सरकार अलग तरीके से प्रयास करे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस पर बात करने के हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर भरत राज सिंह जी हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस से जुड़े हुए हैं और जाने माने पर्यावरणविद हैं। और दूसरे जो खास मेहमान हैं प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी हैं, MIT यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। प्रोफेसर भरत राज सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चुनौती है, चिंता है। क्या आपको लगता है इसमें मिलकर प्रयास किया जाए तभी एक बड़ा परिवर्तन आएगा? जिस तरीके से COP27 का सम्मेलन हुआ और जो एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विश्व के सभी देशों को एक मंच पर आना होगा और युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा, तभी एक बड़ा बदलाव आएगा। पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक बहुत ही घातक रूप से आगे बढ़ रहा है और ये सभी ने देख रखा है। अब पूरा विश्व
इसकी तरफ चूंकि अब उसके घातक परिणाम सबको समझ में आने लगे, देख रहे हैं, और उसके कारण अब सबको एकजुट होने के एक तरीके से सब लोग एकजुट हो रहे हैं जी। जबकि पेरिस समिट जो हुई थी COP21 वो 27 नवंबर से दिसंबर में 8-10 दिसंबर तक हुई थी। उसमें केवल भारतवर्ष ऐसा देश था जिसने अपने को आगे बढ़कर कार्बन को घटाने की बात की। तो आज परिस्थिति यह है जब अन्य देश भी इसके साथ जुट रहे हैं तो सबको जुटकर ही इस घातक परिणाम को अगर में दूर करना है तो सबको जुटना पड़ेगा, और जुटना इस तरीके से एक्शन में आना पड़ेगा, एक्शन मोड में। अब परिस्थितियां, इम्पैक्ट सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। अभी अभी आप देखिए कि जापान में, भारतवर्ष में या US में जो परिणाम आए हैं, कब कहाँ साइक्लोनिक इफेक्ट हो जाता, कब कितनी हेवी रेन्स हो जाती हैं, कब बर्फबारी हो जाती है, कब आप परिस्थितियां बदल रही हैं जलवायु को, इसके मुख्य कारण भी रहे हैं। और वो कारण उसको हम लोगों ने ग्लेशियर मेल्टिंग को बहुत हल्के से लिया, और आर्कटिक सी। आर्कटिक सी पहले शुरू हो गया था 2000, हमें याद है कि 2013 में भी हम जब बात करते थे तो इस पर लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, ये कोई खास बात नहीं है, जबकि पुस्तक में हमने इसके जिक्र भी कर रखा था। आज जब स्थितियां 2017 के बाद परिस्थितियां बहुत ही बदल गईं, तब लोगों को उसकी चिंता की बात आई। आज तो एक बड़ी भारी विध्वंसक स्थिति हो चुकी है, जो अंटार्कटिका पिघल रहा है, उस पर देखते हुए पूरा विश्व के जो आपके जलवायु का पैटर्न है वो बिल्कुल वो बदल रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभाव पड़ा है। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, पर्यावरण लोगों की क्या प्राथमिकता में नहीं है? क्योंकि लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो सृष्टि है ये प्रकृति से ही चल रही है, पर्यावरण की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत बड़ी भूमिका है। क्या आपको लगता है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है? हाँ, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा कि पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता है भी या नहीं है। जो वर्तमान स्थिति देखी जा रही है कि कभी भी बारिश, हेवी रेन हो जाती है, कभी भी तूफान आ जाता है, कहीं पे ड्रॉट हो रहा है, असमय इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम चक्र भी बदल रहा है, मौसम चक्र भी बदल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन वाकई में एक बहुत गंभीर समस्या है। और क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयर करती रहती हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज के जो भी रीजंस हैं, अगर उस पर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आप ही भावी हो इसके बनाने के लिए कि आप इसमें क्या कर सकते हो, तो उनको ये मैं टाइम पे टाइम समझाती रहती हूँ। पर हमारा कहना ये भी है कि जो नीतियाँ बनती हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, उन नीतियों को बनाने के साथ ही साथ हमारी ये नियत भी होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से उसका अनुशासन करें, हम उसका पालन करें। क्योंकि जब ये COP26 की बात हुई, पंचामृत की बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पंचामृत और हम 2070 तक हम जीरो कार्बन इमिशन पर पहुंचेंगे। जीरो कार्बन इमिशन बहुत बड़ा टारगेट है हमारा ये। और क्लाइमेट चेंज को जब हम जीरो कार्बन इमिशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है जलवायु परिवर्तन के लिए वो हमारा कार्बन ही है, और ये कार्बन इमिशन हमें जीरो करना एक बहुत अच्छा टारगेट सेट किया गया है। पर हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें और भी बताना चाहूँगी। क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम अपनी कंट्री, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें वी वांट टू, हम डेवलप करना चाहते हैं इसको, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ ही संभव है। और सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज हमारी सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिसमें कि हमारी विंड है, सोलर है और बायोमास है, और ये हम बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं एलगी से। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक जी, बिल्कुल। ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं यही एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। प्रहलाद जी, आप अगर प्रधानमंत्री जी ने कई बड़े मंचों से, जैसे आपने अभी सुना कि 2030 का एक लक्ष्य, 2070 तक का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मिशन लाइफ योजना की शुरुआत की है, और मकसद यही है
कि लोगों को इस पूरे जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, इसके आने वाले जो दुष्परिणाम हैं, इनसे जोड़ा जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अपने जीवन में ऐसे काम करें जो पर्यावरण हितैषी हो। क्या आपको लगता है ये छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव का वाहक बनेंगे? बिल्कुल। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आए हैं और पूरे विश्व के देश जो हैं उनकी तरफ निगाहें रखे हुए, ठीक है, उनके छोटे छोटे प्रयास, जो छोटे छोटे लक्ष्य उन्होंने रखा है, जैसे डॉक्टर ज्योति प्रकाश ने कहा कि हमें उसको नीति बना करके उसको अमली जामा पहनाना होगा। अब हम छोटी सी बात अभी प्रधानमंत्री जी की बताऊंगा कि उन्होंने कहा हमें पेरिस समिति में 2% कार्बन घटाना है। आते ही इन्होंने एक नीति बनाई कि हमें 100 गीगावाट 2020 तक रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी को पैदा करना है। ठीक है। अब उस नीति पर 100 गीगावाट उनका 2020 के लक्ष्य के पहले ही हो गया। आज अगर हम उसको देखें तो हम लोग 158 पर जा रहे हैं और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है 2030 का, वो 248 गीगावाट। तो अब आप देखिए कि हमारे पास तो रिसोर्सेस हैं, हम रिसोर्सेस हमारे पास इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर ही ले लीजिए, सोलर अकेले ही 1500 गीगावाट के हमारे पास उपलब्धता है। अगर हम सारे जगह प्रयास कर लें, सारे जगह जितने भी हमारे सरकारी तंत्र के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज ये ले लें, कार्यालय ले लें, रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल सारी बिल्डिंग्स आप प्राइवेट और इसकी ले लें, तो आपको आज तो लो पॉल्यूशन का, जीरो कार्बन का बड़े उससे पूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, हम लोग बायोडीजल की तरफ भी अपने सारे प्रयास आगे बढ़ा चुके हैं। हम लोग यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की व्हीकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पैदा करके तुरंत आगे उसको व्हीकल्स में यूज करें। तो अगर जितनी ग्रीन, और आपने सोलर की बात की, सोलर को लेकर सरकार कई तरीके की सब्सिडी भी देती है, लोगों को उससे जोड़ना भी चाहती है, बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो भी सोलर का प्रयोग करें। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि सोलर के इनिशिएट जो हमारी नीति बनी थी 2015 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मैं पहला व्यक्ति हूं जो कि सोलर को इंस्टॉलेशन रूफटॉप पर मैंने अपने घर पर लगाया। और आज स्थिति है, खुशी की बात है कि हमें लगता है कि 30 से 40% घरों में अब लोगों ने सोलर, क्योंकि गवर्नमेंट की नीति की भारत सरकार और स्टेट सरकार से जो उनको उसमें राहत मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, अनुदान मिल रहा है, उससे वो काफी आगे बढ़ रहा है। तो हमारी योजनाएं इस तरीके से हैं और इस योजनाओं का लोग अनुसरण कर रहे हैं। आज हम पूरे विश्व में 4th फास्टेस्ट कंट्री हैं जिसके सोलर को हम लोगों ने हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यही है कि हम आगे बढ़ने के लिए ग्रीन एनर्जी का उपयोग हम वाहनों पर भी कर रहे हैं और धीरे-धीरे जो बिजली पे निर्भरता थी वो भी निर्भरता हमारी है और वो भी कम होगी। आप बताएं 2040 का लक्ष्य ये है कि हम लोगों का 60% से ऊपर हमारा केवल रिन्यूएबल एनर्जी पर हो जाएगा, हो सकता 40%, 2070 तो दूर है। और ये सारे इस पर तब तक आने वाले दिनों में यही बदलाव बड़ा असर दिखाएंगे। ठीक है जी। जो प्रोफेसर ज्योति जी, क्या हम जब बदलाव की बात करते हैं, लोगों की जन सहभागिता की बात करते हैं, क्या लोगों को अपने दैनिक जीवन में ये सब परिवर्तन लाने होंगे? चाहे एसी चलाने की बात करें, बेवजह गाड़ी दौड़ाने की बात करें, ये छोटे छोटे जो परिवर्तन है, छोटे छोटे जो बदलाव हैं, ये जरूर लाने होंगे। बिल्कुल सही बात है कि जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं वो एक कॉमन आदमी जो रहने वाले लोग हैं उनको ही अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना होगा उन चीज़ों को। क्योंकि अगर हम कहें कि हम एसी नहीं चलाएंगे, हम गाड़ियों के नंबर्स कम कर देंगे, तो मतलब कि हमें कारपूल पर ध्यान देना चाहिए और हमें जो रिसोर्सेज हैं जिनसे कि पोल्यूशन होता है उसके ऊपर फोकस ना करके हमको जो हमारी चीज़ें हैं उनके ऊपर, हम जो नॉन पोल्यूटिंग चीज़ें हैं उनके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात हो रही है कि सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, सरकार ने नीति बनाई है। सबसे पहला तो उन्होंने इस नेशनल क्लीन एयर मिशन चलाया, फिर ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट आया
हमारे पास। फिर इसके बाद अभी एक अक्षय ऊर्जा दिवस जो हमेशा हर साल 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस का मतलब यह है कि हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ही फोकस करेंगे। और ये ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक दिन इसको हमने मना लिया, सेलिब्रेट कर लिया, ये एक उत्सव नहीं है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पे कि हमें गंभीरता से सोचना है और इस पे हमें अमल करना है और उसके आगे हम इस पे काम करते जाना है। जैसे कि सोलर एनर्जी के लिए हमने कहा कि सबसे ज़्यादा ये आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंस्टॉल ये हुआ है। तो सोलर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है बिकॉज ये हमारे पास अबंडेंटली बहुतायत में हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हमें इससे इस एनर्जी को हार्नेस करना होगा। अगर हम इसको हार्नेस करने में सफल हो गए तो वो दिन बहुत दूर नहीं कि जब हम जीरो कार्बन एमिशन पर आकर के रुक जाएंगे। तो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के साथ ही कहते हैं ना कि श्योर भी है, प्योर भी है और सिक्योर भी है। श्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। प्योर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इससे कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। और सिक्योर इसलिए है कि हमारी जो एनर्जी के लिए डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर डिपेंड करती है उससे हम फ्री हो जाएंगे और हमें ये सेल्फ रिलायंस बनाती है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी पे हमको फोकस करना चाहिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी इसको इससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके इसके ऊपर। क्योंकि जब हम हमारा जोहान्सबर्ग समिट जो पहली समिति हुई थी और आज हमारा COP20 हम 7 पर आ गए हैं। जो हम टारगेट सेट करते हैं उस टारगेट को सेट करने के साथ साथ हमें उस तक अचीव करने की, उसको पाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जब तक हम उसको पाएंगे नहीं, जब तक उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी कोशिशें नाकाम रहेंगी। दूसरी चीज, अभी हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहे हैं और बता रहे हैं कि ब्लैंकेट बन गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, ऑड इवन कार का नंबर आने वाला है कि ऐसे गाड़ियां चलेंगी। तो क्या है ये भी हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उसी का रिजल्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो हमारी निर्भरता है वो कोल पर ही है और कोल से सबसे ज्यादा कार्बन का इमिशन होता है। तो हमें जल्द ही जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल। जी, और जैसे कि अब बायोडीजल की बात भी हमने कही कि बायोडीजल ग्रीन डीजल कहलाता है। ये इसको एल्गी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स, IIM और कितने सारे CSIR लैब्स को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। पराली एक बड़ी समस्या थी लेकिन उसके लिए भी शोध हुआ, रिसर्च हुआ और काफी हद तक उस पर अंकुश भी लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अंकुश लग रहा है। और जब इतने सारे सेंटर्स ओपन किए गए हैं तो हमारे यहाँ रिसर्च भी होनी चाहिए कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान लेकर के आए। ऐसा नहीं कि हम हर साल इसी मंच पर आ करके कि क्या करें, कैसे करना है, जो शोध है वही समाधान का रास्ता बनाता है, वही समाधान के लिए आगे बिल्कुल, बढ़ता है। भरतराज सिंह जी, कहा जाता है कि युद्ध से जितना पलायन नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा जलवायु परिवर्तन के चलते होता है। जब किसी देश में सूखा पड़ता है, खाद्यान्न की कमी आती है, ये सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम है जो बहुत ही भयंकर है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आपको लगता है इसमें सभी देशों को, क्योंकि यह भी देखा गया कि विकसित देश इस पे उनका प्रयास बहुत ही नगण्य रहता है, शून्य रहता है, बहुत कम रहता है। हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, जो विकसित देशों में या समृद्धशाली देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो वो काफी पीछे नजर आते हैं। विकासशील देश तो तब भी काफी प्रयास करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और ये चर्चा पहले भी इस पर हो चुकी है और मेरे बहुत ही करीबी जो रिसर्च है उस पर आपने चर्चा की। मैं तो पहले विकसित देश की बात करता। अमेरिका जैसे विकसित देश जो है वो पूरे विश्व का 34% एनर्जी अकेले कंज्यूम करते हैं। वो कोई भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। आज उनकी परिस्थितियां आप देखें, जब एक बार हमने ये किया था कि जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, मैंने तो 2012 की किताब में भी लिखा था, मेजर स्टार्म को सबमर्ज न्यूयॉर्क सिटी नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में न्यूयॉर्क शहर तूफानों से डूबेगा। और उसके परिणाम भी आया। हाँ, 2 महीने बाद ही वहां सैंडी तूफान आ गया। लेकिन उसके बाद के परिणाम जो थे वो परिणाम उनको इतने घातक सिद्ध हो रहे हैं, आज भी उन्होंने उसमें कटौती नहीं की। इवन
आपकी पेरिस समिट पर केवल अमेरिका अपोज करने का, बाकी सारे देश 172 कंट्री में उन्होंने अपोज किया। रहिए, और उनका कथन था कि जितने विकासशील देश हैं वही सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस, जबकि चाइना और अमेरिका दूसरे पर, और भारत वर्ष इस समय चूंकि विकास की गति में आगे है, वो चौथे से तीसरे पावदान पर आ गया है। आज विश्व में जरूर ये आका जाता है कि भारतवर्ष का जो है, अगर 20 सिटी पूरे विश्व की जाए तो 14 सिटी तो भारतवर्ष में, और उसमें दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटर है, नो डाउट इसमें है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस विकासशील देश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें जीरो पॉल्यूशन के करने की जरूरत है। जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप ले लीजिए। पहली चीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारतवर्ष में ये सबसे विश्व में सबसे ज्यादा 6,20,000 का समय की बेहद कमी जी। हाँ, लेकिन इसमें जो है भारतवर्ष सेकंड पर है, और सेकंड में रूरल रोड और इन सब का उनके किनारे क्या नहीं, 3 रो आप पेड़ लगा दें, और पेड़ लगाने से सारा सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन का काफी रिडक्शन। आपने पेड़ों का जिक्र किया, एक लास्ट कमेंट मैं ज्योति प्रकाश जी से जोड़ लेना चाहूंगा। तकनीक की कितनी बड़ी भूमिका देखती हैं? जब हम अक्सर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हर साल एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, कभी 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, कभी 5 करोड़। तकनीक की कितनी बड़ी भूमिका देखती हैं? रिमोट सेंसिंग जैसी प्रणाली जलवायु परिवर्तन को या फिर वेटलैंड को ढूंढने में या फिर पौधों को बड़ा करने में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, तकनीक का तो वाकई बहुत अहम रोल है इस चीज़ में, क्योंकि हम एक चीज़ और बोलेंगे भी, जो COP27 हो रहा है, इसमें सिर्फ 24 कंट्रीज़ नहीं, 24 देशों ने ही अपनी भागता अपने टारगेट बताए हैं, बाकी और लोगों ने आउट ऑफ 200 सिर्फ इन्होंने बताया है। तो हम तकनीक अपने यहाँ जो हमारी हैं, तकनीक को और हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, और उस पर डेवलपमेंट के साथ ही साथ हमें उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। तो बिना अमल किए, हम इस पर बिना काम किए हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। जब तकनीक की बात होती है तो तकनीक ही तरक्की का रास्ता तय करती है, लेकिन जब जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण की बात होती है तो इसमें जरूरी है कि हमारी आपकी जो भूमिका है हम वो भी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार के अकेले की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है, तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, पर्यावरण का हम संरक्षण कर पाएंगे। आप दोनों मेहमान हो हमारे कार्यक्रम में शिरकत, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की कि कैसे जो COP27 सम्मेलन हुआ उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं गुटेरेस, उन्होंने साफ तौर पर कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में पूरे विश्व को एक साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करना होगा, नहीं जो आने वाला समय है वो बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। नमस्कार।